हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर 5 करवाने वाला हूँ। तो भाई अलजेब्रा के अंदर कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख के सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वैल्यूज पुट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम मेंटली सोल्व कर सकते हैं। और उनको अगर हम कन्वेंशनल तरीकों से करने की कोशिश करेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेंगे हमारा। तो इसीलिए ये जो अपना तरीका है वैल्यू पुट करने का, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और वैल्यू पुट करने का तरीका सिंपल ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि भाई वैल्यू ऐसे ऐसे पुट करते हैं कंडीशंस के अंदर रह के और आपको ये आ जाएगा। इसकी कई स्टेप्स होती हैं, अगर ध्यान से बारीकी से उनको ऑब्जर्व किया जाए तो मैं आपका ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ऐसे ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रटवाने वाला नहीं हूँ। रटवाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक्सपीरियंस के साथ कई चीज़ें पता लगती हैं वैल्यू पुटिंग सिस्टम, वैल्यू पुटिंग जो कंसेप्ट है, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं और आप दोनों मिलकर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, तो इस लेक्चर को बीच में छोड़कर मत भागना। हाथ मुंह धोकर आराम से, ठीक है, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाना। बाकी तो पेन और नोटबुक का कम ही यूज होगा। पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है भाई, कई क्वेश्चंस करने वाले हैं तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उनके अंदर भाई कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिनर ने क्या बोला है, इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो हमने क्या करना है, बस कंडीशंस के अंदर रहते हुए एग्जामिनर ने जो भी बात बोली है उसकी बात मानते हुए उसकी बात के खिलाफ नहीं जाना, बस वैल्यूज पुट कर देंगे और निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है x, y और z बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने x, y और z तीनों की वैल्यू 1 ले ली। जस्ट उसने यही बोला ना बराबर हैं, तो मैं चाहे 1 ले लूँ 2 ले लूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैंने x, y और z की वैल्यू 1 ले ली, बराबर हैं, उसकी कंडीशन मान रहा हूँ, तो बस वही वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और नीचे क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 9/3 = 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार। इफ a + b = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि अगर a और b का सम 1 है तो यहाँ पर आप ये वैल्यू रख सकते हो कि a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू हाफ। हाफ प्लस हाफ भी तो 1 होता है ना, लेकिन हम ये वैल्यू नहीं रखने वाले। क्यों नहीं रखने वाले भाई, हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसके कारण हमारा सोल्यूशन आसान हो। ठीक है, 1/2 1/2 क्यों रखेंगे, बिना वजह कॉम्प्लिकेट क्यों करें। हम b की वैल्यू रख देते हैं 0 और a की वैल्यू रख देते हैं 1। 1 + 0 भी तो 1 होता है। इससे होगा क्या कि जहां पर भी b है वो वाला टर्म खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली इसको खत्म करो, और यहाँ पर b है ये भी खत्म हो गया, और जहां पर भी a है वहां पर 1 है। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1 का क्यूब यानी कि 1, और आगे आ गया जी माइनस, यहाँ पर इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर उसका भी स्क्वायर 1 - 1, तो 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इसको तो हम देख के भी कर सकते थे ना। अगर हाँ जवाब आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को और करो जरा। इफ a + b = 1, तो भाई मैंने रख दिया b की जगह पर 0, a की जगह पर 1। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो जहाँ पर भी b आएगी वो वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा 0 के कारण। तो यहाँ पर, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 = k, k = 1। और यहाँ पर उसने क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इफ x + y = 7, तो भाई y की वैल्यू हमने रख दी 0 और x की वैल्यू हमने रख दी 7, 7 + 0 = 7। तो जहाँ पर भी y आएगा वो चीज़ खत्म हो गई, y³ 21xy, और बस अब आंसर क्या हो जाएगा, x³ और x की वैल्यू क्या है 7, तो 7³ = 343 यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर आप 4 और 3 भी रख सकते थे, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पर आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन वैल्यू पुट करने वाले मेथड से क्या होगा, आप इसको मेंटली देखते ही कर रहे हो। ठीक है,
इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये CGL 2017 मेंस में आया हुआ है, तो यहाँ पर हमने मेंटली इसको देखा कि भाई y 0 हो सकता है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, इन दोनों का सम 3 है, तो जहाँ पर भी y आएगा वो चीज़ खत्म हो गई, और 3 का क्यूब यानी कि 27, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है, और बीच में भी कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। ये और देखो एक बार, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, तो अब की बार एग्जामिनर ने कंडीशन क्या रखी है कि a और b बराबर नहीं है, ओके, एंड a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, और दोनों पॉजिटिव हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो उसने क्या कंडीशन रखी है, उसने रखी है कि भाई a और b बराबर नहीं है, तो रख लो कुछ भी, a की वैल्यू मैंने रख दी 1 और b की वैल्यू मैंने रख दी 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, तो यहां पर a प्लस बी बाई 2 यानी कि 1 प्लस 2 बाई 3, तो 3 बाई 2 यानी कि 1.5, और यहां पर क्या है, यहां पर है 1 इंटू 2 यानी कि अंडर रूट 2। अब देखो आपको रूट 2 का पता होएगा कि ये 1.4 समथिंग है, और 1.5 जो है ये ग्रेटर है, तो यहां पर आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो कि ऑप्शन सी आंसर है। हर एक जगह पर यही है ना, a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, तो यहां पर आप लगा सकते हो कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, ऑप्शन सी इज द आंसर। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कभी कभी आप जो वैल्यूज पुट करोगे वो आप ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो बिना वजह आपके कैलकुलेशन में बाधा बने, ठीक है। तो उस वक्त आप सोच समझ कर थोड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो कि भाई आप ऐसी वैल्यू पुट करो कि रूट के अंडर जो भी आए उसका अंडर रूट निकल आए, तो ऐसी वैल्यू पुट कर दो ना जिनका स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 और b की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4, ये भी तो आप रख सकते हो ना, एक जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो यहां पर ये क्वेश्चन तो सिंपल था, कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी होते हैं जिनके अंदर ये समझ काम आती है, ठीक है। तो देखो अब कितना आसान हो जाता है, a प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा 2.5, 1 प्लस 4 बटे 2, और अंडर रूट 1 इंटू 4 ये क्या होएगा रूट 4 जो कि हो जाएगा 2, और अब साफ साफ दिख रहा है कि 2.5 इज ग्रेटर देन 2 यानी कि ऑप्शन सी अपना आंसर होएगा, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो भाई हमने यहाँ पर a b और c की ऐसी वैल्यूज रखनी है ताकि तीनों का सम 0 हो, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर पहले मैं क्या करता हूं, मैं तीनों की वैल्यूज हमेशा पुट नहीं करता, मैं सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करके देख लेता हूं, क्योंकि जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन उसी से निकल आता है, बाकियों की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर मैंने c की वैल्यू 0 पुट कर दी है, ठीक है, और उसके बाद मैं a और b की वैल्यू 1 और -1 रखता, ऐसी बात नहीं है कि इनकी वैल्यूज अपने पास नहीं है, इनकी वैल्यू भी है, लेकिन अभी नहीं रख रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चंस के अंदर पहले ही आंसर आ जाता है, अगर इसमें नहीं आएगा तो बाद में रख देंगे, उसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो जहां पर भी c है उस वाले टर्म को एक बार खत्म कर देते हैं, तो यहां पर c है ये खत्म हो गया, और यहां पर c है ये खत्म हो गया, तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो अब ये तो सॉल्व हुआ नहीं, तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो b की जगह मैंने रखा -1 और a की जगह मैंने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया जी 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। तो एक बार ये ट्राई करो जरा, ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x + y + z इज इक्वल टू 0, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, तो z की वैल्यू मैंने रख दी 0 और x और y की वैल्यू अभी मैंने रखी नहीं है, तो जैसे ही मैंने z की वैल्यू रखी तो ये वाले टर्म खत्म हो गए, ठीक है। तो अब मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर बात नहीं बन रही, तो y की वैल्यू मैंने -1 रखी, x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो भाई देखो -1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 1, इसको आप मेंटली कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 ऊपर आ गया 4 और नीचे आ जाएगा 2 × 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया भाई 4/2 यानी कि 2, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। तो होता क्या है, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, या फिर ऐसा आ गया कि आप देख नहीं पा रहे या आपने नहीं किया, और गलती से पांचवा क्वेश्चन भी ऐसा आ गया जो आप नहीं देख पा रहे, तो उस वक्त क्या होगा, अगर छठे पे ये वाला क्वेश्चन है ना जो आपके सामने है,
ये वाला भी आ गया अलजेब्रा का। तो एक तो आपको देखकर ये लगेगा कि अरे भाई ये तो अलजेब्रा का है, और ऊपर से इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन आपसे हुए नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपने अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से मॉक टेस्ट में नहीं लगाई होती, कि भाई जब आपने अपने दिमाग में ये नहीं घुसाया होता कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कई क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। क्या आप एग्जाम में ये सोचकर जाते हो कि मुझे 200 में से 200 करने हैं? ये सोचकर तो नहीं जाते ना, ऐसे सोचकर जाते होगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कम करने की सोचकर जाते हो, लेकिन ये टारगेट तो नहीं होता ना कि मैं 200 में से 200 अटेम्प्ट करूंगा, 199 भी नहीं करूंगा। आपको पता होता है ना कि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर आपको पता है कि आप 160 करोगे, 170 करोगे, 175 या फिर 180 करोगे, जितने भी आप करोगे, आपको ये पता है कि कुछ क्वेश्चंस आप नहीं करोगे। तो जो क्वेश्चंस आप नहीं करोगे वो क्वेश्चंस भी तो बीच बीच में आएंगे ना। तो अगर बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप नहीं कर रहे हो, तो उनके कारण अपना मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे। उसके कारण होता क्या है, जो इजी क्वेश्चन है ना वो भी आपका रह जाता है, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता कब लगता है, जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो कि हाँ भाई हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मुझे नहीं आते होंगे और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब एक बार ये देखो, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, z की वैल्यू मैंने रख दी 0। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू मैं 1 - 1 रख सकता हूँ, है ना, रख सकता हूँ। लेकिन मैं z की वैल्यू एक बार 0 रख के देख लो इनमें। तो भाई z की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो 0 बाई एनीथिंग, y की वैल्यू मैं कुछ भी रख लूँ, y माइनस 0 क्या होएगा। और एक और बात ध्यान रखना, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो y माइनस 0, यहाँ पर तो y रह गया ना y, तो 0 बाई वाई ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपने z के जगह पर 0 रखा, तो ऊपर है x नीचे है x, तो x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, 1 ही आंसर होगा। आपको x और y की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमें x और y की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ी, जब मैं बोल रहा था ना कि कभी कभी नहीं पुट करनी पड़ती है, फिर भी हमें पुट करनी पड़ी। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और बाकी की पुट करते तो भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाएगा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक बार ट्राई करो जरा। तो अगर a की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो मैं 1 और -1 ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो भाई 0 और a की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले क्या हो गया 0 बाई एक्स, और उसके बाद क्या हो गया 0 बाई वाई। तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो, 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको पता लग गया। आपने a की वैल्यू रखी 0, आपने सोचा बाकियों की वैल्यू बाद में रखूंगा, तो 0 बाई समथिंग प्लस 0 बाई समथिंग, अरे ये तो 0 ही आएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, अब ये देखो 2017 मेंस का इक्वेशन। तो यहाँ पर x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 2। तो अब तक जो पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पर 2a आया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, तो इसी z को उसने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, इसी z को उसने यहाँ पर बिठा दिया है। तो यहाँ पर इस z को ऐसे ऐसे लिखता था वो पहले। ठीक है, कभी कभी इधर बिठा देता है, कभी कभी इधर बैठा देता है। तो z की वैल्यू मैंने क्या ले ली, मैंने इसको यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर नीचे है तो मैं 0 मान नहीं सकता। ठीक है, तो z की वैल्यू मैंने मान ली 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, तो z की वैल्यू 0, तो x और y की वैल्यू मैं अभी लिखने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो z की वैल्यू मैंने 0 मानी है, तो y बाई वाई, तो y बाई वाई क्या होएगा 1, प्लस यहाँ पर 0 है तो x बाई एक्स ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये जो कंडीशन दी है, आपके मन में ये डाउट आना भी लाजमी है कि मैंने x की वैल्यू को 0 कैसे मान लिया, ये तो नीचे था डिनोमिनेटर में। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने देखा, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ मान रहा हूँ कि वो ऐसे भी कंडीशन दे रहा है, तो कंडीशन तो सेम वाली है। ठीक है, इसको ऊपर ले सकते थे, तब तो हम मान रहे थे। ठीक है, अगर वो ये कंडीशन देता और ये कंडीशन देता तो सेम बात है। हाँ, अगर वो मना कर देता z इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम नहीं मान सकते थे। लेकिन फिर भी अगर ये लगे कि भाई नहीं हम तो नहीं मान सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो z की वैल्यू क्या मानूं, z की वैल्यू मैंने मान ली, अब ध्यान से सुनना, आपको कुछ सिखा रहा हूं। z की वैल्यू मैंने मान ली 1। ठीक है, तो x और y की वैल्यू भी मैंने 1 और 1 मान ली।
क्योंकि ऊपर जो भी होएगा मेरे को इसका डबल मानना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 2 आना है। तो देखो यहाँ पर तीनों की वैल्यू 1 1 आ गई, इसके कारण क्या होगा 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू 1 1 1 आप नहीं मान सकते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, z की वैल्यू मैंने मान ली 2, तो बिकॉज यहाँ पर इज इक्वल टू 2 आना है तो ऊपर 4 आएगा, तो फिर एक की वैल्यू मैंने मान ली 1, दूसरे की वैल्यू मैंने मान ली 3, ताकि ऊपर 4 आए ना, 1 3 और 2। क्लियर है? तो अब देखो, अब ये कर सकते हैं। तो देखो भाई y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3, y माइनस जेड यानी कि 3 माइनस 2 1, प्लस x की वैल्यू क्या है 1, और नीचे क्या है x माइनस जेड यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया जी माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो, नीचे आपको लगता है कि z को तो 0 नहीं मान सकते तो x को 0 मान लो। अभी अभी मैंने z की वैल्यू क्या मानी थी, z की वैल्यू मैंने मानी थी 1, ऊपर इसकी डबल आनी थी, ऊपर वैल्यू इज इक्वल टू 2 है तो 2/1 ऊपर इसका डबल आना चाहिए ना, तो y की वैल्यू मैंने 2 मान ली, x की वैल्यू 0, तो x को तो 0 मान सकते हैं। अब देखो जैसे ही हमने x को 0 माना तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा y, तो y की वैल्यू है यहां पर 2 डिवाइडेड बाई y माइनस जेड, तो मतलब 2 माइनस 1 यानी कि 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अब एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई यहां पर मैंने क्या किया, s की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो ये पूरा हो गया 0, तो ये वैसा इक्वेशन हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक वेरिएबल की और वैल्यू मान ली, c की वैल्यू भी मैंने मान ली 0। उन केसेस में मैं ऐसे ही कर रहा था ना अब तक कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल की वैल्यू 0 मान रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, s की वैल्यू 0 मान ली, इसके कारण इन तीनों का सम 0 आ गया, और c की वैल्यू 0 मान ली। धीरे धीरे मैं आपको ये बातें सिखा रहा हूँ, रटवाना नहीं चाह रहा मैं आपको, ठीक है। तो इसके कारण s और c जहां पर भी आएगा वो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो देखो जहां पर भी c आया s आया, यहाँ पर s और c है, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और जहां पर भी s है वहां पर 0 है। तो अब देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस ए का स्क्वायर, वो तो माइनस हो बेशक से लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आगे बचा b का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। आपको ए और बी की वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर इस केस में। समझ में आ गई बात? और आप पुट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं पुट कर सकते, 1 और -1 पुट भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब एक बार ये ट्राई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू रखी भाई 0, और देखो समथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई 0। तो मैं यही चीजें वहां पर पुट करने वाला हूं, ठीक है। अब तक आप इस चीज में तो कंफर्टेबल हो गए कि मैं सारों की वैल्यू बिना निकाले वहां पर पुट कर देता हूं, तो इनकी वैल्यू मैं बाद में निकाल लूंगा। मैं b की जगह पर 1 और a की जगह पर 1 पुट कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे। अब देखो जहां पर भी d है ये तो खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर है c, तो c की वैल्यू 1 है तो माइनस बी, यहाँ पर 1 है ना, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जहां पर भी d है वो तो खत्म हो गया, और यहाँ पर c है ये है 1, तो ये हो गया जी a का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया जी ऑप्शन डी, ठीक है। अदरवाइज बी और डी की वैल्यू भी आप पुट कर देते बी और ए की, तो भी यही आंसर आना था। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ये इक्वेशन निकालो, ये निकालो एक बार, आपको सीखने को मिलेगा इससे। तो देखो, तो यहां पर मैंने सी की वैल्यू मान ली 0, ठीक है। तो जब आपने सी की वैल्यू 0 मान ली, तो अब आप देखोगे यहां पर पुट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक जगह पर नीचे सी आ रहा है, और नीचे हम 0 नहीं ले सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर ना तो सी को 0 मान सकते, ना बी को, ना ए को, बिकॉज सी, ए और बी तीनों कहीं ना कहीं नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नॉन जीरो वैल्यूज माननी पड़ेंगी जो 0 नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब क्या करें, देखो ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह मैंने मान लिया 4, ठीक है, या फिर मैंने मान लिया 2 और छोटी मान लेते हैं, और दूसरी जगह मैंने मान लिया -1 और -1, कोई बड़ी बात नहीं है ना, -1 और 2 इन सब का सम 0 होता है, तो बस अब रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और बात आपको देखनी चाहिए, यहाँ पर है a प्लस बी बाई सी, यहाँ पर है
क्या है देखो, a प्लस बी और ऊपर c। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं ना, आगे उसका रेसिप्रोकल है, आगे उसका उल्टा दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ पहले वाला निकाल लोगे तो आपको अगले वाला निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे अभी बता देता हूं। तो यहां पर है a प्लस बी बाई सी, तो भाई a प्लस बी यानी कि -1 -2 बाय सी -2/2। ठीक है, ये ऐसे है। तो देखो ये था a प्लस बी बाई सी, यहाँ पर है c डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ आएगी ना। ठीक है, तो एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, फिर वही वैल्यूज मैं यहाँ पर रखूंगा। तो आगे है b प्लस सी यानी कि -1 और 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है जी -1, प्लस आगे है c प्लस a यानी कि -1 और 2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई b, इसकी वैल्यू है -1। तो ये क्या आ गया, इसको ध्यान से देखोगे तो -1 -1 और यहाँ पर जो था, यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल था, पहले वाले का रेसिप्रोकल ये रहा पारस्परिक, तो ये भी -1 होएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीनों -1 ही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -3 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा -3, तो 3 3 9, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कभी कभी आप किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं रख पाते हो, तो उस वक्त आपको ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ती हैं। अब एक बार ये और ट्राई करो। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने c को 0 रख दिया और a और b को 1 और -1 रख दिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने गया था a प्लस बी, और मैंने इन दोनों को रखा है 1 और -1। देखो भाई नीचे 0 आ गया, तो यहाँ पर तो हम ये वाली वैल्यूज नहीं रख सकते। तो समझ में आ गई बात कि कौन से वाली वैल्यूज रखोगे। कुछ भी रख सकते हो दुनिया में जो इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, बस नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर रटना भी नहीं है कि 2 -1 -1, मैं छोटी छोटी रखने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये हो गया भाई -2 इंटू, आगे है b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस सी, तो a प्लस सी हो गया भाई 1 इंटू b प्लस a, जो कि हो गया -2, आगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई c प्लस a, तो c प्लस a हो गया जी अपना 1, और देन c प्लस बी, और c प्लस बी भी हो गया 1। तो स्टार्टिंग के दो में आपको मिला -1/2 -1/2, और आगे आपको मिला +1। तो ये जो है ये -1 होता है, आगे 1 है, तो यहाँ पर आंसर आ गया जी 0, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करनी है कि कभी कभी ये भी काम आता है। आपको ये इक्वेशन याद है, हमने ये वाला इक्वेशन किया था, x² बाई वाई जेड प्लस y² बाई जेड एक्स प्लस z² बाई एक्स वाई। तो इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने यहाँ पर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई किया था, जब हम ऊपर x³ प्लस y³ प्लस z³ बना रहे थे। ठीक है, नहीं याद है तो ये याद आ जाना चाहिए। ठीक है, रिपीटेशन करो नहीं याद है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ समझ बढ़ती जाती है, बंदे को पता लग जाता है कि कैसे अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये रटे रटाए नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और अपने आप उसको याद आ जाता है कि यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी है, b प्लस सी है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे c प्लस a से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर 3 जोड़े हैं, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। तो एक यहाँ पर मिसिंग होगा, एक यहाँ पर मिसिंग होगा, एक यहाँ पर मिसिंग होगा। अगर मैं ऊपर नीचे उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं एलसीएम ले पाऊंगा, मुझे ये पता है। समझ गए एग्जैक्टली मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो a प्लस सी बी प्लस ए, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी से ऊपर नीचे, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई a प्लस बी से ऊपर नीचे, जो भी जोड़ा गायब है उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नीचे आप एलसीएम ले पाए, यही वाला जो मैंने नीचे लिखा है यही वाला। तो यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया c प्लस ए, प्लस आगे हो गया b प्लस सी, और आगे है a प्लस बी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ये जो भी नीचे लिखा हुआ है ये, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर एग्जामिनर ने 0 दे रखी है। तो जब न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये इक्वेशन ऐसे करना है, लेकिन आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए बताया है। ठीक है, अदरवाइज ये तो वैल्यू पुट करके ही अच्छा है।
देन अब तक हमने क्या सीखा, एक बार ये रिमाइंड करा दूं। तो हमने सीखा कि पुट एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बता दी कि हमने वैल्यू पुटिंग वाले के अंदर क्या सीखा अब तक। आगे हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ड्रॉ मत, ऐसे इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, तो भाई एक बार इसको ट्राई करो। इफ a प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन एंड b प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू वन, तो हमें c प्लस वन बाई ए निकालना है। तो भाई जरा a, b और c की कुछ वैल्यूज सोचना, क्या पुट करें इसके अंदर ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एक बार पॉज करके सोचना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वैल्यूज सोचनी आसान नहीं होती, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे जिनके अंदर बहुत मुश्किल होती हैं। तो हमें एक और चीज़ आनी चाहिए, हमें क्या आनी चाहिए कि तीनों की वैल्यू हमेशा इकट्ठी पुट करनी जरूरी नहीं होती। एक बार एक की वैल्यू निकाल लो या दो की वैल्यू निकाल लो, धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो। कैसे, देखो यहाँ पर अब ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने b की वैल्यू मान ली 1, ठीक है, तो मैंने b इज इक्वल टू 1 मान लिया। तो भाई 1 बाई 1 ये क्या हो गया 1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू 0 है। क्लियर है, a की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपसे एग्जामिनर ने पूछी है उसके अंदर a नीचे डिनोमिनेटर में है 1 बाई 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a b c को 0 भी नहीं मान सकते। एक बार नीचे डिनोमिनेटर में b है, एक बार c है, एक बार a है। ठीक है, यही चीज़ तो थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाई थी। तो अब देखो, तो यहाँ पर मैंने b की वैल्यू को क्या मान लिया, मैंने b की वैल्यू मान ली 2। ठीक है, यहाँ पर 2, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने है a प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। किसी चीज़ के अंदर 1 बाई 2 जोड़ा और 1 आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, हाफ में क्या जोड़ू कि 1 आ जाए, हाफ, तो इसका मतलब a की वैल्यू है हाफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, मैंने किया क्या, ये समझ जरूरी है। मैंने तीनों वेरिएबल की वैल्यू इकट्ठी नहीं रखी, नहीं, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू रखी, मैंने सिर्फ b की वैल्यू रखी थी, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है। अब मैं आगे यहाँ पर b की वैल्यू रखने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू आएगी। यहाँ पर आप -2 रख सकते थे, -1 रख सकते थे, कई वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है वो आप रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ यही थी। अब b की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी जी 2, तो 2 के अंदर क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ूं कि भाई 1 आए, तो 2 में से तो एक घटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या हमें चाहिए 2 - 1 चाहिए। तो ये जो 1 बाई सी है इसकी वैल्यू है -1, यानी कि c की वैल्यू -1 है, तो c की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू रखी है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई और उसी के अकॉर्डिंग तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आई। ठीक है, तो कभी कभी आपको तीनों की वैल्यू नहीं मिलती है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मिलती है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बतेरे आते हैं। तो अब तीनों की वैल्यू मिल गई, अब एग्जामिनर कुछ पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उसने पूछ लिया c प्लस 1 बाई ए, तो c की वैल्यू है -1 प्लस 1 बाई ए, मतलब 1 बाई 1 बाई 2 यानी कि 2, तो आंसर हो गया जी 1। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है, तो एक बार इसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार ये ट्राई करो जरा। तो इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, तो भाई यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू थी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, a प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, b प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1, ये देखो। तो लेकिन अब की बार यहाँ पर उसने पूछा था c प्लस 1 बाई ए, यहाँ पर उसने पूछ लिया है a b c, तो इसी से आप निकाल सकते हो a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू -1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1 इस वाले केस के अंदर, तो दैट इज ऑप्शन ए। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने b को 2 मान लिया था यहाँ पर, तो मैं एक और वैल्यू मान के आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे फिक्स्ड नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने a को मान लिया जी 2। ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूँ कि 1 आ जाए, तो तब मेरे को याद आया कि 2 को -1 के साथ जोड़ना पड़ेगा, 2 - 1 ऐसे 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 बाई बी इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू -1, ये आ गया। तो b की वैल्यू आ गई, तो मैंने a की वैल्यू रखी थी, उससे मैंने b की वैल्यू निकाली। अब आगे देखते हैं, अब मेरे को आगे b की वैल्यू पता है यहाँ पर, तो b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 1 आए, तो यहाँ पर होना चाहिए +2। ठीक है, तो इसका मतलब 1 बाई सी इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो c की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। तो चाहे आप इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने a b c पूछा है, तो दैट इज इक्वल टू
2 इंटू बी की वैल्यू -1 इंटू सी की वैल्यू 1/2। तो आंसर आ गया जी -1, यानी कि ऑप्शन ए। तो समझ में आ गई बात ये चीज़ कि हमेशा हर एक वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं मिलती है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार ये ट्राई करो जरा। इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो एक बार ट्राई करो भाई मेरे बताने से पहले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने लगा जब मैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई ए को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ए को 0 रखा, ध्यान से सुनो, तो भाई ये टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया, जहाँ पर भी ए है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या कि 0 प्लस बी सी प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू 0। तो बी और सी में से भी एक टर्म 0 हो जाएगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 होएगा। तो मान लो कि भाई बी 0 है। तो देखो जब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने लगा तो ये हो गया 0, यहाँ पर भी हो गया 0। तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ऐसे लिख लिख कर हम ये वैल्यूज नहीं देखते। जैसे ही आप मानोगे ए 0 है, ये खत्म हो गया, यानी कि बी और सी में भी एक 0 है, तो 0 0 ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये 0 वाला खेल हम नहीं खेल सकते। अब हमने क्या किया, अब हमने ए की जगह पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, ए की जगह पर जब हमने 1 पुट किया तो यहां पर आ गया सी प्लस यहां पर आ गया बी सी प्लस यहां पर आ गया जी बी। अभी भी खत्म नहीं हुई ना बात, अभी भी गड़बड़ में चल रही है, कॉम्प्लेक्स चल रही है। तो अब बी की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, रटवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इजी करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, इसीलिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू सी सी प्लस सी इंटू 1 सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -1/2। तो c इज इक्वल टू -1/2। तो अगर आप ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज वैसे निकालने की सोचते ना, या इस तरह का वैल्यूज का सेट वैसे निकालने की सोचते, तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन में हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी निकालने की कोशिश नहीं करनी, बिना वजह टाइम को खराब करोगे। कभी कभी एक वेरिएबल की या कभी कभी 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे। अब देखो, अब हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले भाई, ए इंटू बी इंटू सी पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, अभी हम बता देंगे। तो यहाँ पर अब उसने पूछा है a डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू 1/2। तो प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी, तो फिर से -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ए इंटू बी यानी कि -1। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया भाई 3/2, ठीक है। सिमिलरली अगला भी 3/2 बन जाएगा। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस अगला भी हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर 1/4 माइनस 1 क्या होता है, ये होता है -3/4। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। तो सिंपल सी बात है, 4/3 माइनस 4/3 आंसर आ गया जी 0, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। अब आपने क्या करना है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार ये करो जरा, खुद करना है आपने। तो भाई यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो देखो y की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो देखो 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी कि 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2। हमें z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम इन्हीं वैल्यूज को जो उसने पूछा है उसके अंदर रखने वाले हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो 1 माइनस वाई इंटू जेड, तो 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब ये तो आप कर ही लोगे बिकॉज पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो 1 प्लस 1/2 और आगे है जेड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1, तो वही हो गया भाई 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4/3, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बार बार रिपीट करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस को। अब ये देखो 2017 मेंस का क्वेश्चन है। अब तक हम क्या सीख रहे हैं कि भाई एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है कि ए और बी की दोनों ऐसी वैल्यू पुट करें कि 1 के इक्वल आए। किसी एक की वैल्यू 0 पुट कर दो और टेंशन को हल्का कर लो थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू 0 पुट कर दी,
तो जैसे ही b की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो जो भी b वाले टर्म्स हैं वो अपने आप गायब होने लगेंगे, ये सारे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये तो a आ जाएगा बाहर, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर, और आगे भी आपको यही मिल रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि बाहर आ गया a इज इक्वल टू 1, यानी कि 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। तो आपको अपने आप a की वैल्यू मिल गई, देखो दोनों की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू तो हम 0 पुट कर चुके हैं, तो 1 माइनस 0 ये तो 1 हो ही गया, तो 1 इंटू यहाँ पर आ गया 1 माइनस a का स्क्वायर यानी कि 1/4, जो कि होता है जी 3/4। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पहले पता होता तो डेफिनेटली देखते ही देखते इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये और ट्राई करो जरा। तो फिर से अगर आप ऐसी वैल्यूज निकालने की कोशिश करोगे p और q की, दोनों वैल्यूज इकट्ठी निकालने की कोशिश करोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आपको हो जाएगी मुश्किल, किसी एक को 0 कर दो, ठीक है। तो q की वैल्यू मैंने क्या कर दी, q की वैल्यू मैंने 0 रख दी। यहाँ पर जैसे ही मैंने q की वैल्यू 0 रखी तो 1 माइनस 0, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खत्म हो गया। देन 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्या मिल गया फिर, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3/2। एक बार दोनों साइड स्क्वायर कर लो ताकि हम सोल्व कर पाएं। तो 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो p को मैंने उस साइड भेज दिया, 3/4 को मैं इस साइड ले आया। तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयर फॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देयर फॉर पी इज इक्वल टू 1/2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू यहाँ पर भाई p की वैल्यू मैंने 0 नहीं रखी थी, सॉरी फॉर दैट, q की वैल्यू मैंने 0 रख दी थी यहाँ पर p बोल के, ठीक है। तो q की 0 रख दी है तो q की 0 मान ली, और p की वैल्यू यहाँ पर निकलाई है 1/2, ठीक है। तो q की वैल्यू हमने रखी थी, p की वैल्यू हमें मिल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू मिल गई है। एग्जामिनर ने जो भी पूछा होगा उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो q की वैल्यू हमने 0 ली है, तो q वाले सारे टर्म तो गए भाई, तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये बच क्या गया, अंडर रूट 2p स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन p स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा p बन के, प्लस यहाँ पर q वाले टर्म खत्म हो गए 0 रखने के कारण, तो अंडर रूट 2p स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट 2p, तो ये हो क्या गया, ये हो गया 2 अंडर रूट 2p, और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, तो यहाँ पर आंसर हो गया जी √2, दैट इज ऑप्शन p, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसे आपके सामने जब आते हैं, वो कोई कंडीशन देता है तो किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लो, 1 मान लो, धीरे धीरे आप जब इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करोगे बार बार और मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस, ये वाले कंसेप्ट लगाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा कि पुट वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल, मतलब कि सारे वेरिएबल की वैल्यू हमें इकट्ठी पुट करनी जरूरी नहीं है, बाकी की अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, अभी भी और क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, इतने जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो देखो अब हमारे सामने क्या है, x + y = 15, ओके। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। देन उसने पूछा है x - 10 का क्यूब प्लस y - 5 का क्यूब। तो देखो जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो सकता है, यहाँ पर मैं कैसी वैल्यूज मानूं कि ये इजी हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 10 मान ली और y की वैल्यू मैंने 5 मान ली, है ना। देखो तो क्या हो गए, धीरे धीरे और क्वेश्चन हम करेंगे फिर आपको ये भी चीज़ें स्ट्राइक होने लगेंगी। x की वैल्यू 10 मान ली, y की वैल्यू 5 मान ली, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और 10 - 10 0, 0 का क्यूब 0, प्लस 5 - 5 0 का क्यूब 0, तो आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन डी। अगर कुछ और भी मान लेते तो भी बात बन जाती, ऐसी बात नहीं थी, 15 और 0 ऐसे भी मान लेते तो भी बात बन जाती, ठीक है। अब आगे देखो, ये ट्राई करो जरा। और a > b, a जो है वो b से बड़ा है, a + b = 5, a और b का सम जो है वो 5 है, एंड a × b = 6, a और b का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 है, इक्वेशन जब आप चैप्टर करोगे तो ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 है, तो सीधे सीधे स्ट्राइक कर गए। और a जो है वो b से बड़ा है, तो आपको a और b मिल गए ना भाई, एक 3 और एक 2,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई, नंबर्स के साथ इतना कंफर्ट आपका होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हर एक चीज़ को आप लिख लिख के इक्वेशन बना बना के निकालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 3 दूनी 6, 3 + 2 5, इतना कंफर्ट होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 5। इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं आइडेंटिटी वगैरह यूज़ करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वैसे करने लगेंगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अब एक बार ये ट्राई करो जरा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो 24 है और उन दोनों के बीच में 2 का फर्क है, तो मिल गए दोनों नंबर, 6 चौके 24। ऐसे ही आपको मिलने चाहिए या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मिलने चाहिए। 6 और 4 का प्रोडक्ट 24 है और 6 और 4 का फर्क 2 है, और अगर आपको 24 8 3 24 लगा तो 8 और 3 का फर्क तो 5 है, तो उस वक्त इसको आप कैंसिल कर दोगे कि भाई नहीं, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों नंबर मिल गए ना, एक्स और वाई। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 52, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ पर हम एग्जैक्टली वो वैल्यूज पकड़ रहे हैं एक्स और वाई की जो एक्चुअल में हैं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू है वो हम पकड़ रहे हैं, स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं वो। समझ में आ रही है बात, एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो पकड़ रहे हैं, लेकिन इतना नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो देखो 2 नंबर्स का सम तो 5 है, और धीरे धीरे आप हो जाओगे, टेंशन मतलब मैं कर दूंगा। 2 नंबर्स का सम 5 है और उनके क्यूब का सम 35 है, तो 3 और 2, सबसे पहले इसी के ऊपर ट्राई कर लेना। ओबियस रीजन आपको लग रहा है 3 और 2, 4 और 1 के ऊपर बाद में कर लेंगे। तो 3 का क्यूब है भाई साहब 27 और 2 का क्यूब है 8, तो 27 और 8 35, तो मिल गए ना दोनों नंबर। 3 और 2 का सम 5 है और 3 का क्यूब और 2 का क्यूब का सम 35 है, और ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे और भी कई क्वेश्चन। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई 3 और 2। तो एग्जामिनर ने पूछा है 1/x प्लस 1/y, यानी कि 1/3 प्लस 1/2, यानी कि 5/6, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब एक बार ये बता दो जरा, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 2, दोनों में 2 का फर्क है देखो, और दोनों के क्यूब के अंदर 56 का फर्क है। तो ध्यान से फिर बताओ भाई, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले सोचो, आपको खुद निकालना है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, देखो 6 और 4, ठीक है 2 का फर्क है, लेकिन 6 का जो क्यूब है ना भाई साहब 216 होता है, बहुत बड़ा होता है। 4 का क्यूब 64, तो 56 पे बात नहीं रुकेगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी बात। तो बड़े बड़े नंबर नहीं लेने हैं 6 और 4, थोड़े से छोटे लो। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ 4 और 2, छोटे क्यूब लेने हैं ना, तो देखो 4 और 2 का गैप 2 है, और 4 का क्यूब है 64 और 2 का क्यूब है 8। हिट एंड ट्रायल से निकल रही है, 64 में से 8 गए 56, तो बस हमें दोनों नंबर मिल गए 4 और 2। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आंसर है 20, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बार बार आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, ये देखो सारे पहले आए हुए क्वेश्चन है जो आपके सामने है। तो भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट तो 8 है एंड x इज ग्रेटर देन y, ओके, और दोनों नंबर्स के क्यूब का सम 72 है, तो 4 दूनी 8, सीधे दिमाग में यही स्ट्राइक किए होंगे आपके भी, नेचुरल है। और अब देखेंगे कि दोनों के क्यूब का सम 72 है कि नहीं, तो मेंटली देख सकते हो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8 होता है। जी हाँ 72 है, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें x और y मिल गए 4 और 2। एग्जामिनर ने पूछा है कि 4 माइनस 2 क्या है, तो 2 है, आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है, लीजिए x एंड y आर, एक बार खुद ट्राई करो जरा, क्या आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करना। x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, x4 प्लस y4 प्लस x² y² इक्वल टू 481, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको दूसरे मेथड के अंदर। तो देखो इससे तो आपके दिमाग में कोई वैल्यू स्ट्राइक होएगी नहीं, अगर इससे आपके दिमाग में एग्जैक्ट वैल्यू स्ट्राइक हो रही है तो एसएससी की तैयारी छोड़ के कुछ साइंटिस्ट वगैरह आपको बनना चाहिए, मैथमेटिशियन। तो यहाँ से तो स्ट्राइक नहीं होएगा ना, समझ रहे हो ना, हाँ, लेकिन यहाँ से स्ट्राइक हो सकता है। 4 3 12, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है, वहाँ से आपके दिमाग में 4 और 3 वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ से जब आपको 4 3 12, आपको स्ट्राइक का मतलब क्या है कि कहीं ये 4 और 3 तो नहीं है, तो ये समझ भी मैं आपके अंदर डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कई बार कई क्वेश्चन ऐसे करता हूँ एक्चुअल एग्जाम में भी, और आप भी करोगे देखो। तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ पर रख के,
तो 4 की पावर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर, अब मैं क्या करता हूँ 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ऐसे करना है ना, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का स्क्वायर है मतलब 12 का स्क्वायर है 144। तो क्या इसका सम 481 है? अभी देख लेते हैं। 256 और 144 इन दोनों का सम तो हो गया भाई 400 और यहाँ पर 81, तो ये तो 481 है, ये तो सेटिस्फाई कर गए। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो अभी बता देते हैं भाई। 4 का स्क्वायर है अपना 16 माइनस 4 तिये 12 प्लस 3 का स्क्वायर है 9, तो 16 में से 12 गए 4, 9 और 4 13, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है? बाकी मेथड में इसके आपको बता चुका हूं पहले। अब ये देखो, तो ये चीज तो अब आपको याद हो जानी चाहिए, 2 नंबर्स का क्यूब 72 है, इस चीज को तो बहुत बार यूज कर चुका है एग्जामिनर। अब आगे से ये देखते ही तो आपको पता लग ही जाना चाहिए कि भाई 4 का क्यूब और 2 का क्यूब 72 होता है। अब वहां से मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा, जब ये क्वेश्चंस कई बार कर चुका था मैं, तो तब तो यहीं से 35 से ही देख के पता लग जाता था कि भाई 3 का क्यूब और 2 का क्यूब उसका सम है। ठीक है, तो आप जब बार बार इनको रिपीट करोगे तो छोटी मोटी बातें एग्जामिनर की पकड़ने लग जाओगे। तो अब देखो 4 और 2 का सम 6 है और 4 का क्यूब और 2 का क्यूब 72 है। देन द वैल्यू ऑफ p इंटू एम यानी कि 4 इंटू 2, तो ये क्या है 8। तो इन क्वेश्चंस को देखते ही देखते निपटा दोगे, और वो आगे भी देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस। अब ये देखो 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 3 है और उनके क्यूब का डिफरेंस 27 है। तो जब आप यहाँ पर 4 और 1 लोगे तो आपको पता लगेगा 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, तो भाई ये तो 63 आ गया, बहुत बड़ा आ गया, हमें तो सिर्फ 27 चाहिए। तो थोड़ा और दिमाग लगाओ जरा, 27 को देखकर कुछ आ रहा है दिमाग में? 3 और 0, 3 और 0 का फर्क 3 है और 3 का क्यूब 27 है, 0 का क्यूब 0 है। अब आया दिमाग में? 27 माइनस 0 इज 27, 27 जो है वो 3 का ही क्यूब है, तो 3 माइनस 0, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है। अब उसने पूछा क्या है, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो भाई ये जो क्यूब्स और स्क्वायर्स मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे स्टार्टिंग में कंसेप्ट लेक्चर में, एक आधे में मैं बोल चुका हूँ, वो लिखो आप, उनसे फायदा होता है। इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9, हो सकता है आपको यहाँ से ना दिखे, अदरवाइज दिख तो गया है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो अब आप सोचोगे कि भाई 2 और 1 एक बार ट्राई कर लूँ, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9, तो हो रही है ना कंडीशन सेटिस्फाई। देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो सारे क्वेश्चन उंगली पकड़वा के करवा रहा हूँ बिकॉज इसका डर खत्म करना है मेरे को अलजेब्रा का। और कोई नहीं, एक बार अलजेब्रा पूरा खत्म होएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या खेल है इसका। हाँ, तो 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, इसको एक बार ट्राई करो खुद। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, तो a b c के कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, यहाँ से नहीं पता चल रहा। और a इंटू बी प्लस बी इंटू सी यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 91, यहाँ से निकाला जा सकता है लेकिन मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा अब तक। b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 72, किया कुछ स्ट्राइक? किया? 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 72, ये कई बार पहले मैं कई क्वेश्चंस के अंदर यूज कर चुका हूँ और एग्जामिनर बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, अब देखो c क्यूब प्लस a क्यूब, c क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 35, और यहाँ पर उसने क्या दिया था, यहाँ पर उसने दिया था b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 72। तो देखो ध्यान से, ये दो चीजें एग्जामिनर बहुत कई सालों से यूज करता आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि भाई 4 और 2 का क्यूब जो है वो 72 है, और 3 का क्यूब और 2 का क्यूब जो है उनका सम 35 है। ये क्लियर है? 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, दोनों के सम 72 है। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये किसी ने नहीं बोला ना कि C3 है A2 है, कि भाई B4 है C2 है, ये किसी ने नहीं बोला। इनमें से एक 4 है एक 2 है, इनमें से एक 3 है एक 2 है। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, तो C जो है उसकी वैल्यू तो सेम होगी ना। तो 4 और 2 और 3 और 2, इनमें कॉमन क्या है, इनमें है कॉमन 2, तो ये जो C है ना इसको 2 2 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 3। तो अब हमें मिल गई वैल्यू, C को 2 दिया और B को 4 दिया यहाँ पर। अब हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई कि C की वैल्यू है 2, A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 4। अब आप यहाँ पर रख के देख भी सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसको हम मैथडोलॉजी से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये चीज़ मैंने आपको सिखानी है, ये बहुत ज़रूरी है। मेथडोलॉजी सिखा रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट लेक्चर्स में आगे भी सिखाता रहूँगा बाकियों में। अब देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो ए क्यूब यानी कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस बी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ये तो 91 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अब पहले रखने की जरूरत नहीं है, पहले वाली उनके अंदर एक बार इसके अंदर और रख लो बिकॉज ये इजी है। तो देखो 2 + 4 + 3 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप रख के देख भी सकते हो, इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या है। तो भाई वो है 3 इंटू ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, इंटू सी की वैल्यू 2 है। तो 4 × 12 दूनी 24, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन पी। क्लियर है? चलो भाई ये क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा। तो अब देखो अब तक हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एग्जैक्टली 2 वैल्यूज हैं, हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं हम मतलब कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर रहे। जो वैल्यू इन क्वेश्चंस के अंदर हम पुट कर रहे हैं वो वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो हैं। और कई क्वेश्चंस ऐसे करने पड़ते हैं और वह ऐसे करना ही आसान होता है उनको। ये देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया कि भाई ए और बी आर लेस देन 15 और ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 65। ए और बी की वैल्यू क्या है? तो भाई दोनों का प्रोडक्ट है और दोनों का सम है 65 है, तो इनका प्रोडक्ट 65 के करीब करीब होएगा। फिर वो दोनों जोड़ दिए गए, ठीक है, जोड़ने से तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो तब मेरे को स्ट्राइक किया कि भाई 10 और 5 ले लें तो 10 इंटू 5 50, 65 के पास ही है और एक 10 है और दूसरा 5 है। ये प्योर हिट एंड ट्रायल है और इसी मेथड से इसको करना बेस्ट है। 10 इंटू 5 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि a इज इक्वल टू 10 हमने पुट कर दिया और b इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ a एंड b? तो a और b का डिफरेंस क्या है भाई? 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, 2017 में इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आप देखते ही देखते निपटा दोगे। अब तक हमने क्या सीखा? अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनके अंदर, तो उनके अंदर हमने सीखा है पुटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। एग्जैक्टली जो वैल्यूज एक्चुअल में हैं बिना सोल्व किए कई क्वेश्चंस के अंदर वो पुट की जा सकती हैं। क्लियर है? उनको पुट करना इंटेंशनली, पुट करना इंटेलिजेंट है। उन क्वेश्चंस को वो उस वे से करना बेस्ट तरीका है उनका। क्लियर है? तो ये आपको पता होने चाहिए कि कभी कभी स्पेसिफिक वैल्यूज भी हम पुट करते हैं। अब चलो भाई अभी भी आगे बचा है, टेंशन मत लो लेक्चर। पुटिंग वैल्यूज आफ्टर सम ऑब्जर्वेशन। कभी कभी जो हम वैल्यूज पुट करते हैं ना वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके पुट करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख कर ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा सोच के कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, अभी तक जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू पुट की थी वो हम धड़ल्ले से कंडीशंस के अंदर पुट कर रहे थे, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, तो वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखो ध्यान से एक बार ये ट्राई करो। इफ x इज इक्वल टू a प्लस 1/a, और ये जो बातें हैं ना ये वैसे टीचर बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचर को धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मिलती हैं, स्टूडेंट को भी धीरे धीरे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, इसलिए उंगली पकड़कर इतने क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आप सीखो इनको, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे आगे और ज़्यादा। देखो x इज इक्वल टू a प्लस 1/a, तो यहाँ पर मैं a की कुछ वैल्यू पुट करना चाहता हूँ एंड y इज इक्वल टू a माइनस 1/a। तो जब ये बातें एक्सपीरियंस से सीखी हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है कि जब कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल है ना तो उस जगह पर मैं वैल्यू 1 पुट कर देता हूं ताकि बिना वजह कैलकुलेशन ना बढ़ जाए। हम a की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी, 2 + 1/2 होगा, बिना वजह है हम कैलकुलेशन क्यों करें। तो जब कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल इन्वॉल्व होता है और मैंने वैल्यू पुट करनी होती है तो मैं a = 1 पुट कर देता हूँ, तो तसल्ली की आराम से प्यारी प्यारी वैल्यू मिलती हैं, बिना वजह बिना बात की वैल्यू क्यों ले। तो a की वैल्यू 1 पुट की तो 1/a भी 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2। देखो कितनी अच्छी वैल्यू आई, नहीं तो 2.5 आ जाती। अब y की वैल्यू क्या आई, देखो मैंने a की वैल्यू 1 पुट कर रखी है तो 1 - 1 0, कितनी अच्छी वैल्यू आई, 0 और मिल गई। अब y की वैल्यू 0 आने से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, तो भाई 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो समझ में आई बात? कुछ वैल्यूज एक्सपीरियंस के साथ रखते हैं हम, जैसे ये देखो एक बार वैसा ही क्वेश्चन है, ये अलग साल आया था वो अलग साल आया था, यहाँ पर p ले लिया उसमें a ले लिया था एग्जामिनर ने, ठीक है, करता है कई बार ऐसे वो। तो p की वैल्यू हमने क्या रख ली 1 रख ली, तो
तो यहाँ पर 1 + 1 x की वैल्यू मिल गई हमें 2 और यहाँ पर 1 - 1 y की वैल्यू हमें मिल गई 0, जिसकी बदौलत ये और ये खत्म हो गया और x की वैल्यू हमारे सामने 2 आई हुई है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। ये देखो एक बार, तो भाई यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, x = a की पावर हाफ प्लस आगे है a की पावर -हाफ। तो जब किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव में हो उसका मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव होएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है 1 डिवाइडेड बाई a की पावर हाफ। तो यहाँ पर अब देखो, अगर आप यहाँ पर a की कुछ वैल्यू लोगे तो एक तो ऐसी वैल्यू लेना, क्योंकि पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो एक तो ऐसी वैल्यू लोगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होएगी, है ना भाई, और एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। ऐसा नंबर मैंने आपको अभी भी बताया था ना, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, जब भी ऐसा केस आए तो वो वैल्यू पुट करने में मजा आ जाता है। तो हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, अंडर रूट के अंदर आता है तो भी गड़बड़ नहीं मचाता, किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो भी गड़बड़ नहीं मचाता, बड़ा प्यारा नंबर है। किसी के डिनोमिनेटर में आ जाता है तो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कोई भी आतंक नहीं मचाएगा। यहाँ पर देखो a की वैल्यू आपने 1 पुट की तो √1 = 1, 1/√1 = 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, देखो कितने आराम, ठीक है। अब y के अंदर पुट करते हैं तो y = 1 की पावर हाफ = 1 माइनस 1 की पावर -हाफ, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर हाफ, तो ये भी 1 है। तो y = 0। अब एग्जामिनर ने आपसे ये चीज़ पूछी है तो अभी इसके अंदर रख देते हैं वैल्यू, क्या डरने वाली बात है। देखो तो y वाली चीज़ें खत्म हो गई भाई सारी, ठीक है। तो x की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1 प्लस आगे क्या है, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया जी 0 और आगे है +1, तो +1। तो देखो 16 - 1 + 1 यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया 16, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, सारे अलग अलग साल के क्वेश्चन हैं, एसएससी द्वारा पूछे थे। अब ये 2017 मेंस में उसने एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, देखो तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, x = a/b + b/a, उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर तो वैल्यू पुट करने में आपको मुश्किल होएगी, और उसने आगे रख दिया y = b/c + c/b, कि अब आप a और b और c की वैल्यू कैसे पुट करोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, जब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल इन्वॉल्व है, उसका पारस्परिक a/b + b/a, तो वहां पर उस नंबर को a मानने में, एक मानने में भलाई होती है, एक मानने में, ठीक है। तो a/b की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, = 1 होएगा, तभी b/a की वैल्यू 1 होएगी। तो ये 1 मतलब कैसे होएगा, इनकी वैल्यू 1 कैसे होएगी, a/b = 1 कब होगा, जब a और b बराबर होंगे, और जब b और c बराबर होंगे तभी ये 1 आएगा। तो मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा, दिल किया कि इनकी वैल्यू यहाँ पर 1 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, फिर पता लगा कि इनको बराबर मानना पड़ेगा फिर, तो मैंने सबको 1 मान लिया, दिक्कत ही क्या है, ये लो, है ना, सारी मुश्किल ही खत्म हो जाएगी अब। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये चीज़ें कभी कभी स्टूडेंट को क्या लगता है कि a = b = c = 1, ये जो भाई टीचर ने वैल्यू मानी है ये उसने वैसे ही मान ली या फिर उसने याद रखी हुई है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस याद रखने पड़ते हैं, जी हाँ डेफिनेटली याद रखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो केस है ये याद रखने वाला केस नहीं है, ये इंटेलिजेंटली इंटेंशनली ये मैंने मानी है। क्लियर है क्यों मानी है, ये अब आपको समझ में आ गया ना, रेसिप्रोकल इन्वॉल्व थे, वो देखते ही मैंने मान ली। और तो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब x की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 = 2। सिमिलरली y की वैल्यू भी 2 हो गई, z की वैल्यू भी 2 हो गई, ये देखते ही हमें पता चल गया। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया इस चीज़ की वैल्यू, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या है 4, -4 -4 -4 यानी कि -12, तो 8 - 12 -4, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो अगर आपको वैल्यूज पुट करने में यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी होती जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन देखते ही 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर ये हो जाना था, ठीक है। और ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों होगी, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं अभी आपको वो सारे क्वेश्चन दे दूँ ना जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आए हैं या कैसे भी आए हैं वैल्यू पुटिंग वाले, अभी आप सारे कर दोगे और उनमें से ज़्यादातर मेंटली कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि अभी के अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ और आपके दिमाग में ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ताज़ा हैं,
तो इन चीज़ों को ताज़ा रखना है। ताज़ा रखने का क्या तरीका है? मैंने आपको ताज़ा रखने का हथियार दे रखा है सबसे तगड़ा, क्विक रिवीजन पॉइंट्स। रोज उनको लिखना है आपने, ठीक है? बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी एक चैप्टर के पॉइंट्स लिखने में, ठीक है? तो क्या होएगा, रोज आपको क्वांट रिवाइज करना है, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ें ताज़ा रहेंगी और तभी आप एग्जाम में सीधे सीधे सारी चीज़ों को यूज कर पाते हो। रिपीटिशन इज द की, ठीक है? रोज आप रिपीट करोगे, तो इसलिए क्विक रिवीजन है ताकि टाइम वेस्ट ना हो रिवीजन में। अब ये देखो भाई, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर अब आपको सोच समझ कर कैसे वैल्यू रखनी पड़ेगी कि भाई मान लो मैंने ये सोचा कि p की वैल्यू 0 रख दूँ। सबसे पहले मैंने यही सोचा था इस क्वेश्चन को देखते ही, तो लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तभी मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं भाई। देन फिर मैंने सोचा p की वैल्यू 1 रख दूँ क्या, फिर देखा कि नीचे डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, देखो 1 रखने से 0 नहीं होएगा ना, तो बस अब तो रख सकते हैं। तो p की वैल्यू 1 रखने से 1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो तब मैं और खुश हो गया, अरे भाई ये टर्म ही खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो 1 माइनस 1 0, ये टर्म भी खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों तो खत्म ही हो गए। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, तो 1/2। अब लेकिन ये जो ऑप्शंस इस फॉर्म में है कोई दिक्कत नहीं है, हमने p की वैल्यू 1 मान रखी है, अब ये ऑप्शंस में पुट करके देख लो। तो यहाँ पर जब आप p की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा जी 2, तो ये तो नहीं है भाई, p की वैल्यू 1 पुट करने से हमें 1/2 मिल रहा है, यहाँ पर हमें 1/2 चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। लेकिन इस केस में इसको सीधा सीधा आंसर मत लगा देना मेरे भाई, आगे भी चेक करो। 1 + 3 4, ये भी नहीं होएगा, 1/4 ये भी नहीं होएगा, और अब आपने आंसर लगाना है। हाँ, अब आपको लगे कि किसी और केस में भी 1/2 मिल गया, तो भाई p की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी उस केस में, उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बस, ठीक है? लेकिन टेंशन मत लो, हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रास्ता मिल जाता है। अब ये देखो भाई, यहाँ पर आप खुद वैल्यू पुट करोगे, मेरा सॉल्यूशन मत देखना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि भाई x जो है उसको हम पुट कर देते हैं जी 0। x को जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो देखो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, बस है ये गड़बड़ ना बैठ जाए। तो यहाँ पर ये 0, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो यहाँ पर तो 0 नहीं आया, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 0 आ गया, x की वैल्यू 0, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0/समथिंग ना ये 0 हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया 1/x = 0 पुट करने से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 1/a², कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, 1/a²। तो 1/a² माइनस 1/a² क्या होता है, =0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? इनको हम दूसरे कन्वेंशनल जो मेथड हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे क्यों करें जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है अलजेब्रा की कि हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सोच समझ के, तो वैसे क्यों करें, टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है? अब ये देखो जरा, इफ x = दिस देन x³ + 3bx =, तो यहाँ पर आप सीधी a और b की और x की ऐसी वैल्यू पुट करना चाहोगे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो भाई बहुत महान कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने ऐसा नहीं करना, अब तक हम सीख रहे हैं ना कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस अंडर रूट के अंदर जो मामला है ये शांत हो जाए। तो ये अंडर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है, तो मैंने इस क्यूब रूट वाले टर्म को खत्म करना चाहा क्वेश्चन को देखकर। तो खत्म करने का क्या तरीका है, मैंने इसको 0 रखना चाहा, b को, सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सेंस से रख रहे हैं, वैसे नहीं रख रहे हैं। तो जैसे ही b खत्म हुआ, यहाँ पर भी खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, √a², तो बाहर क्या आता है a, ठीक है? तो बाहर यहाँ से आएगा जी a, तो a + a 2a, तो x की वैल्यू हो गई √2a। क्लियर है? तो यहां पर भी अंदर से क्या आया, बाहर, यहां से बाहर आया a, तो a - a = 0, तो √2a + 0, ये एक्चुअल में x की वैल्यू है, प्लस आगे भी था ना, तो भाई आगे तो खत्म हो गया, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब एग्जामिनर ने हमें क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, तो अभी बता देते हैं भाई, x का क्यूब यानी कि √2a का क्यूब प्लस 3bx, और b की वैल्यू तो हम 0 मान चुके हैं, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसको हटाओ एक तरफ, तो √2a का क्यूब यानी कि ये क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? चलिए भाई ये करो अब एक बार, इफ 3a² + b² + c² = दिस देन द रिलेशन बिटवीन a b c। अब मैंने ऑप्शंस को देखा,
कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू सी, a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो जब भी ऐसे ऑप्शन होते हैं ना मैं इसको प्रेफर करता हूँ और आप भी इसी को प्रेफर करो। मैं ये नहीं बोल रहा इसको टिक लगा दो, प्रेफर करने का मतलब है इसको सबसे पहले चेक करो जरा। तो सबकी वैल्यू मैंने 1 मान ली और फिर अब मैं इसको चेक करने लगा। तो अब देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्या आ गया 3 इंटू 3 9, ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ऑप्शन जनरली एसएससी में नहीं आएंगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई जनरली नहीं आएंगे तो कभी कभी आ गए, तो टेंशन मत लो, अभी मैं आपको करवाता हूँ या कन्वेंशनल वे से करवाता हूँ, वो भी आपको करवाना जरूरी है। कंसेप्ट याद दिलाता हूँ मैं आपको कि देखो एग्जामिनर इस कंसेप्ट को कैसे कैसे यूज करता है। तो देखो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो जब आप इसको उस साइड लेकर जाओगे a स्क्वायर को, b स्क्वायर को और c स्क्वायर को, इन तीनों को है, बिकॉज वहाँ पर स्क्वायर पड़े हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 1 1 है, तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन लेकर काट दें जरा, 2 को कॉमन लेकर काट दिया ना दोनों साइड से। तो अब क्या आपको ये आइडेंटिटी याद आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, याद आया कुछ? जब ये इसके इक्वल होता है, या फिर अब याद आएगा, इसको अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो वो वाली आइडेंटिटी याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये याद है, ये यही वाला तो टर्म है सेकंड वाला। और मैंने आपको क्या बताया था, एग्जामिनर दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, या तो इस टर्म से रिलेटेड जब इसको जीरो कर देता है, या फिर कभी कभी इसको जीरो करता है। और क्या बताया था, इसको जब जीरो करता है ये तभी जीरो हो सकता है व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ऑप्शन है, लेकिन हम ये मेथड नहीं फॉलो करने वाले। आपको ये मेथड हो सकता है फैंसी लगा हो, आप इंप्रेस हो जाओ कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगने वाले मेथड नहीं लगाने हैं। यहाँ पर बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, जो पहले वाली थी, समझ गए? यहाँ पर आपको इंप्रेस करना काम नहीं है, आपको सिखाना है, रिजल्ट आना चाहिए। अब ये देखो भाई, ट्राई करो जरा खुद इसको अब तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। इफ़ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि 1 1 पुट कर देते हैं, खेल खत्म करते हैं। लेकिन 1 माइनस 1 0 0 0, खेल खत्म तो नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो गया, तो भाई ये चीज़ तो कैंसिल। फिर मैंने क्या सोचा कि भाई डी की वैल्यू 0 पुट करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि इन तीनों का सम फिर 4 करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार सी को भी 0 पुट करो, इनको 2 2 कर दो। तो देखो ये आपकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा तभी होएगी। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया, एक तो 2 टर्म 0 हो गई है ना, 2 टर्म 0 हो गई, दो टर्म्स की टेंशन खत्म। और ए और बी की वैल्यू मैंने इक्वल इक्वल रख दी, 2 2, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी कि ए और बी की क्या वैल्यू है, मैं फटाफट पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कितनी फटाफट पुट करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई, जहां पर भी सी और डी हैं 0 और 0 हैं, तो जहां पर भी ये सी और डी है 0, 1 माइनस 0, वहां पर तो 1 आ जाएगा। तो सी और डी की तो टेंशन खत्म हो चुकी है, ये तो 1 है ना, जहां पर भी सी और डी हैं। और जहां पर भी ए और बी हैं, मैंने ए और बी की इक्वल वैल्यू ले रखी है, अलग अलग भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जानबूझकर इक्वल ली है कि जहां पर भी ए और बी आएंगे वहां पर 1 माइनस 2 1 माइनस 2, क्योंकि सारे 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हैं, वहां पर -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू -1। अब देखो कितने जल्दी पुट करेंगे, -1, और जहां पर भी सी और डी है वहां पर तो 1 1 आ ही रहा है, तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जहां पर भी यहाँ पर सी और डी हैं वहां पर 1 और 1 है, और यहाँ पर है -1 प्लस जहाँ पर भी डी है 1 है, उसको तो मैंने हटा ही दिया, सी और डी वाले हटा रहा हूँ, और यहाँ पर -1 यानी कि -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। ठीक है, ये भी +1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 1, यहाँ पर मिला -1 +1। तो भाई ये सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0, यानी कि ऑप्शन ए। तो समझ में आ गई बात, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे वैल्यूज पुट करने में, टेंशन मत लो।
अब ये देखो भाई 2017 मेंस का, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p(r) इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इज इक्वल टू 0 नहीं रखा, अगर इज इक्वल टू 0 रखता तो भाई वो वाली आइडेंटिटी हो जाती। अब 0 तो है नहीं, तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो, तो यहाँ पर इसने बताया है a इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, b इज इक्वल टू आर प्लस पी एंड c इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने r को 0 पुट करने की सोची कि भाई r को 0 पुट कर देता हूँ, उससे क्या होएगा, यहाँ से r खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा फिर भी q p प्लस q, मतलब ये है मामला। तो फिर मैंने q को भी 0 पुट करने की सोची कि यहाँ से q भी खत्म हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी p और c की वैल्यू आ जाएगी p। इसके कारण देखो कम कैलकुलेटिव हो गया ना अपना क्वेश्चन, ये दो वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करने से। तो सारी चीज़ कॉमन सेंस से चल रही है, ठीक है। अब देखो आगे, अब एग्जामिनर ने आपको बताया क्या है, एग्जामिनर ने आपको बताई है ये वाली चीज़, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p(r) इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें जरा, क्योंकि हमने r और q की वैल्यू 0 पुट कर दी है। तो एक बार इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट तो निकाल लो, r और q को आपने खत्म कर दिया है। r और q जहां पर भी है वो तो टर्म खत्म हो गया, यहां पर भी है तो ये भी खत्म। तो आपको सीधा सीधा मिल गया p क्यूब इज इक्वल टू 4। तो भाई p क्यूब इज इक्वल टू 4 ये चीज़ हमें मिल गई। अब आगे एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ये चीज़ बताई थी, उसके अलावा कुछ कंडीशंस बताई थी, फिर उसने सीधा सीधा ये चीज़ पूछ ली थी। तो चलो भाई यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। अब a क्यूब, तो भाई a की वैल्यू है 0, तो जहाँ पर भी a है वो टर्म तो खत्म हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, जहाँ पर भी a है तो सिर्फ दो टर्म बचे हैं, b क्यूब प्लस c क्यूब। तो b की वैल्यू है p यानी कि p क्यूब प्लस c की वैल्यू है p यानी कि p क्यूब इज इक्वल टू 2p क्यूब। जो भी उसने पूछा है उसकी वैल्यू 2p क्यूब है और p क्यूब की वैल्यू उसने बताई है आपको, p क्यूब इज इक्वल टू 4 यानी कि 2 इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा 8, दैट इज ऑप्शन p। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है भी। क्लियर है, डू नॉट वरी, है भी ये कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया था, वो भी आपने ट्राई करना है, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लो पहले, रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार इसको रिवाइज कर लो फिर उसको ट्राई करना। हाँ तो भाई एक बार इसको ट्राई करो जरा। उसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू समथिंग। फिर उसने क्या बताया है आपको, p इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, q इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई एंड r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो अब हम x, y और z की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमें p, q, r की वैल्यूज मिल जाएं। सिंपल बात है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी ताकि भाई x तो अपनी कैलकुलेशन से बाहर हो जाए, और पिछले क्वेश्चन से आप सीख चुके हो कि भाई दो वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो y को भी मैंने खत्म कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या बन गई, z, और q की वैल्यू क्या बन गई, z। और यहाँ पर जरूरी नहीं है x और y की वैल्यू 0 पुट करना, किसी की भी पुट कर देते, उसके अकॉर्डिंग आगे अपने आप सोल्व हो जाता। और r की वैल्यू बन गई माइनस z, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। तो उसने जो चीज़ आपको बताई है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो जो चीज़ उसने बताई है उसमें से क्या निकलता है ये देखते हैं। हाँ ये बात आपको ध्यान रहे कि x और y की वैल्यू हम 0 पुट कर चुके हैं, तो जहां पर भी x और y है वो वाले टर्म खत्म हो गए, ये वाला टर्म भी खत्म हो गया। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, इसको हटा दो। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जेड क्यूब इज इक्वल टू 3, सीधा सीधा, ठीक है, जेड क्यूब इज इक्वल टू 3। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। उसने ये चीज़ पूछी है, तो देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ऐसे उसने पूछा है। तो भाई पी की वैल्यू है जेड, तो यानी कि जेड क्यूब, प्लस क्यू की वैल्यू है जेड यानी कि जेड क्यूब, आर की वैल्यू है माइनस जेड यानी कि माइनस जेड क्यूब, आगे है माइनस 3 इंटू पी, पी की वैल्यू है z, q की वैल्यू है z और r की वैल्यू है माइनस z, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर ये z, ठीक है। तो ये चीज़ उसने पूछी है, एक बार देख लेते हैं। देखो z क्यूब से z क्यूब कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास है, एक बार इसको हटा देते हैं भैया, यहाँ पर हमारे पास है z क्यूब और यहाँ पर है 3 इंटू जेड क्यूब, 3z क्यूब, तो अपना आंसर हो गया 4z क्यूब। और z क्यूब की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको बता दी है, यानी कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो अब आपने क्या करना है, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ भाई, इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को अभी के अभी 4 या 5 बार करके देख लो।
आपको रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ना, 4 और 5 बार करके देखोगे तो क्लियर कट आपके दिमाग में इनकी इमेज आ जाएगी। आगे से जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपके स्ट्राइक होने के चांसेस बढ़ेंगे। और आराम आराम से पूरे क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आराम से देखो इनको, ठीक है। 3-4 बार इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको आ जाएगा ये, ठीक है। तो मानो जरा इस बात को, पोज करके दोनों क्वेश्चन को करो एक बार जरा। मैं साफ कर देता हूं, ये रहा, पोज करके करो। अब ये रहा, पोज करके करो। अब मैं चल रहा हूं आगे, उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे। तो एक बार ये ट्राई करो भाई, x² = y + z, y² = z + x, z² = x + y। यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी हमें, ये तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो कि x², क्योंकि हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जहां पर हमें सोच के वैल्यू पुट करनी पड़ती है, कई बार स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करनी पड़ जाती हैं। ये सोच आपने बना लिया ना अभी तक। तो x² = y + z, तो क्या आप ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि भाई दो वैल्यूज का सम भी बराबर हो, स्क्वायर भी बराबर हो? ऐसा कोई नंबर याद है कि उसका स्क्वायर और उसका सम बराबर है? आ गया ना याद स्क्रीन पे देख के, ठीक है। तो x, y और z की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं भाई। 2 का स्क्वायर और 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो आगे से ये बात ध्यान रखना, 2 के अंदर एक खास बात है कि 2 का स्क्वायर और 2 को 2 बार जोड़ना 4 होता है। तो चलो भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको हम कई और मेथड से भी कर सकते हैं, बाद में बताने वाला हूँ। तो x, y और z की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 पुट कर दी और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। 2² = 2 + 2, 2² = 2 + 2, 2² = 2 + 2। तो 2 की इस प्रॉपर्टी को याद रखना। अब आगे उसने आपसे ये पूछा है, तो 1/2 + 2 + 1 = 3 प्लस 1/2 + 1 = 3, 1/2 + 1 = 3। तो 1/3 3 बार, यानी कि 1, दैट इज ऑप्शन बी। तो अब एक बार ये क्वेश्चन और करो जरा, यहां पर भी स्पेसिफिक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सोचकर क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई? ऐसी कुछ वैल्यू पुट करो कि मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहां पर ये वाला अंडर रूट भी आपको अंडर रूट ना दे, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सोल्व हो जाए। छोटी छोटी वैल्यू भी पुट करना, और ये वाला भी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो भाई 0 + 2, तो ये तो आ गया अंडर रूट 2 ना भाई, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर ऊपर से आयोटा वाला नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो 1 + 2 सीधा देखते ही पता चल रहा है ना, अंडर रूट 3। नहीं, कैंसिल करो यहाँ पर, 2 + 2 4, मतलब यहाँ पर तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 0? ये तो और मजे वाली बात है, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो भाई x की वैल्यू 2 रखो। कभी कभी ऐसे हिट एंड ट्रायल से आपको देखना पड़ता है। तो a = 2 + 2 4, अंडर रूट 4 = 2 प्लस आगे है 0, और नीचे x की जगह 2 + 2 4, अंडर रूट 4 = 2, आगे है 0। तो भाई 2 + 0 2 - 0 2/2 = 1। तो a की वैल्यू आपको 1 मिल गई, x की वैल्यू हमने 2 रखी थी। अब बस यही निकालना है। तो भाई a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस a × x यानी कि 2। तो आंसर आ गया -1, दैट इज ऑप्शन डी। तो यानी कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज भी कभी कभी पुट करनी पड़ती हैं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन 2017 मेंस में आया था जहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज। और जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो वैसे ही देखो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैंने देखा कि 4 है और x1 x2 x3 इनको जोड़ रखा है, यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो वैसे ही कि एक बार 4 पुट करके देख लें, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये पता नहीं था कि भी ये ठीक हो जाएगा 4 पुट करने से, बिल्कुल भी नहीं पता था ये। फ्रैंकली जब टीचर बताएगा तभी स्टूडेंट को पता चलेगा असलियत। तो फिर जब मैंने पुट किया 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर आ गया 64 = तो 4 4 4 4, 4 को 4 बार देखा तो 16, 16 चौके 64, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आती है ये सेंस आपको, ठीक है। कई बार जब आप स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करने की जो आपकी एक्सपर्टीज है वो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू हम 4 4 4 पुट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। 1/2 + 4 6 प्लस 1/2 + 4 6। तो ऐसी ही चीज 3 बार है ना, 1 2 3, तो इंटू 3 = 1/2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी, ठीक है। तो भाई आपको काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस कंसेप्ट लेक्चर के बाद
उन क्वेश्चंस को एक बार खुद करके देखना है, थोड़ा टाइम देना ज़रा। और मैंने आपको क्या क्या बातें सिखाई हैं बीच में, मैंने आपको बताया था ना कि अब तक हम ये सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं, उनको लिख लेना, नोट्स बना लेना कि पुटिंग वैल्यूज़ के अंदर ये भी चीज़ें हैं, ये भी समझ है जो एक्सपीरियंस से मिलती है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 6 में।